दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं एक ऐसी चीज जो कि हर एक डिपार्टमेंट में यूज में आती है। आज का जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको कई चीजें जो लोग अकाउंटिंग करते उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होता है। आपने देखा होगा कई सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आप जाते हो तो एम्प्लॉय होते हैं। और अगर एम्प्लॉय होते तो आपको यह भी पता है कि एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी देते हैं और सैलरी देते हैं तो हमें उसका हिसाब भी रखना पड़ता है। और हिसाब हमारा क्योंकि सिर्फ सैलरी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमने देखा है कि अक्सर जब भी हम किसी को सैलरी देते हैं तो सैलरी के साथ में कुछ एडिशनल कन्वीनियंस भी देना पड़ता है जिसे हम लोग अलग अलग नाम से पहचानते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय अगर मार्केटिंग पर्पस पे काम करता है तो आपने देखा होगा कि उसे आने जाने के लिए ट्रेवलिंग का खर्चा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई बाहर से आके अगर आपकी कंपनी में रहता है तो आपने देखा होगा आप उसे हाउस रेंट देते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो ऐसे कई सारी चीजें जब आप रियल लाइफ में जॉब करने जाते हैं तो आपकी पोस्ट होती है, पद होता है, जिस पद पर आप लोग काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऐसी जगह पे अगर आप काम करते हैं तो आपको किस तरीके से अकाउंटिंग ये करना है, एक्सेल में सीट कैसे बनाना है, पेरोल कैसे बनाओगे। जब हम किसी कंपनी के बहुत सारे लोगों की सैलरी को मैनेज करते हैं तो उसे बोलते हैं पेरोल बनाना। और जब हम एक एक व्यक्ति की सैलरी मेंटेन करते हैं, एक एक व्यक्ति को उसकी सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम उसे बोलते हैं पे स्लिप। पे स्लिप जो होती है वो हर इंप्लॉय की मंथली होती है जिसके बिहाफ पे हम लोग उसको सैलरी पेड करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी किस प्रकार से कैसे मैनेज करेंगे जिससे कि आपको उसकी सैलरी आसानी से मैनेज की जा सके। तो मेरे पास एक सीट है जिस सीट के ऊपर मैं आपको एक पे स्लिप बनाना सिखा रहा हूं कि हम किस तरीके से किसी कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी कैसे मेंटेन करने वाले हैं। तो ये मेरे पास आप देख रहे होंगे, ये अभी मेरे पास एक चीज़ है जिसके अंदर हम एक सैलरी के बारे में देखने वाले हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको ये यहाँ पर ये किया। अब ये पे स्लिप है जो मैंने पहले से बना के रखा। देखिए मैं स्ट्रक्चर आपके लिए पहले से इसलिए रखता हूं ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊं तो ये नहीं रहे कि मुझे ये चीज स्ट्रक्चर बनाने में ही बहुत टाइम लगेगा और फिर मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा फिर आपको टाइम लगेगा। इसलिए मैंने ज्यादा बेटर रखा है कि मैं स्ट्रक्चर पहले से बना के रखूंगा और उसके अंदर मैं आपको सैलरी मेंटेन करना सिखा रहा हूं। तो चलते हम एक एक चीज को वन बाय वन समझते हैं, एकदम ब्लैंक, जो कि अभी हमने यहां पर कोई फार्मूला नहीं लगाया। ये मेरे पास एकदम ब्लैंक सीट है और मैं यहां पर चाहता हूं कि अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करने गया और मुझे बोला गया कि आप सारे एम्प्लॉय की सैलरी मैनेज करो तो आप कैसे मैनेज करोगे ये मैं सिखा रहा हूं। ये पे स्लिप है, वो कौन से मंथ की है वो आप यहां पर लिख सकते हो। तो मैंने यहां पर लिखा मंथ, जो भी आ गया। अगर जुलाई की है तो ये हमने मंथ जुलाई किया, इसको बोल्ड कर दिया, ये देखिए। और जैसे भी हमको अलाइनमेंट रखना है ये आ गया। अब आप यहां देख रहे होंगे कि हमारे सामने ये मंथ की पे स्लिप का डायग्राम आ गया। अब बात करते हैं यहां पर, तो मैंने कर दिया, ऊपर हेडिंग डाली मैंने एम्प्लॉय पे स्लिप 2024। मैंने इस स्ट्रक्चर का टाइटल दे दिया एम्प्लॉय पे स्लिप 2024। ये देखिए मेरे पास एक पे स्लिप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैं आपको वन बाय वन सारी चीज बताने वाला हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेनू बार है ये कुछ समय के लिए छुप जाए, मींस हिडन हो जाए। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं इसे ऑन भी कर सकता हूं। तो देखिए ये जो लाइन मेनू लाइन है, इस मेनू लाइन में जाइएगा, माउस का राइट बटन दबाना और राइट बटन दबा के कोलेप्स द रिबन कर देना, ये ऑफ हो जाएगा। अब जब आपको जरूरत पड़ेगी क्लिक करिए तो आपको ये दिखाते रहेगा। ये देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो दिखेगा, यहां पर गए तो कुछ भी दिखाई
नहीं देगा। अब ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये देखिए। अब मैं क्या चाहता हूं, सुनिए, मुझे एक काम सौंपा गया है कंपनी ने कि आप हर एक व्यक्ति की सैलरी मेंटेन करिएगा। किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी कितनी है, यहां पर दोनों चीज आती है। एम्प्लॉय का नाम क्या है ये लिखेंगे, फिर आएगा यहां पर एम्प्लॉय को बेसिक तनख्वाह, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, डेजिग्नेशन, वो कौन से पद पर काम करता है, उसकी पोस्ट क्या है, ज्वाइनिंग डेट, उसने कब ज्वाइनिंग करा, ये भी अपन बता देंगे यहां पर। उसके बाद यहां पर हम जाएंगे HRA, हाउस रेंट अलाउंस, अगर वो इंप्लॉई जॉब करता है तो उसको सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है। HRA मतलब उसकी सैलरी तो उसको मिलेगी मिलेगी, साथ में उसको अलाउंस कितना मिल रहा है। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इनके टोटल फुल नेम भी यहां पर दे देता हूं। मान लीजिए यहां पर PF लिख दिया, प्रोविडेंट फंड। अगर मैंने यहां पर गया, PF को मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, ये आ गया। यहां पर ले लिया, अगर आप इसको चाहो तो इसका साइज छोटा कर दीजिए, ये देखिए, ये हमने यहां पर गए, इसका कॉलम हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये कैसे निकलने वाला है, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि हम लगाएंगे कैसे। तो फार्मूला बाद में यूज करेंगे, पहले मैं बता दूं इसको पूरा फिल करके, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। मैंने एम्प्लॉय का नाम लिख दिया सागर। अब दूसरी बात आ जाती, क्या है पोस्ट क्या है, तो मैंने पोस्ट कर दी मैनेजर। फिर बात आती है उसकी सैलरी कितनी है, तो मान लीजिए मैंने बोल दिया कि उसकी सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ। ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो मैंने बोल दिया 1 जनवरी 2024 को उसने ज्वाइनिंग किया। ये सब अनुमानित डाल रहा हूं। HRA कितना मिलता है, मकान किराया, तो मैंने बोला 2,000 रुपीज पर मंथ। आने जाने के लिए ट्रेवलिंग, कई बार व्यक्ति क्या होता है डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, मैनेजर है, या तो खुद के वाहन से जाएगा या फिर बस से जाएगा। अगर बस से जा रहा है तो ट्रेवलिंग, तो ट्रेवलिंग का दिख दिया उसको, मान लीजिए 1,000। फिर आ जाता है डियरनेस अलाउंस, लॉज में रुका तो वहां का आ गया 2,000 रुपया। फिर बीमार पड़ा तो उसका बिल बन गया आपका 1 महीने का 5,000। व्हीकल से अगर खुद की गाड़ी से जा रहा है तो उसका दे दिया 1,000 रुपया। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को बोला जाता है अलाउंसेस, हिंदी में बोला जाता है भत्ता। मतलब एम्प्लॉय को सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, पर उसके साथ में मिलने वाला है तो 2, 3, 4, 5 और 5, 10, आपका अलाउंस कितना हो गया 10,000। पर ये हुआ कैसे, इसको आप कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर जाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए ये कहां पे लिखा है, मान लीजिए लिखा है B7, तो यहां लिखेंगे B7। उसके बाद B7 के बाद आ जाएगा B8, B9, B10, यहां पर कंटिन्यू कहां तक जाएगा B10 तक। तो ये फार्मूला में क्या हुआ कि इन सभी का टोटल मैं यहां पर लगाऊंगा, इसको बोलते हैं अलाउंसेस भत्ता। अब क्या होगा, जो इंप्लॉय जॉब कर रहा है आपने देखा होगा कि उसकी सैलरी कटती भी है। मतलब क्या होता है, जब उसका रिटायरमेंट होता है या जब वो जॉब छोड़ता है तो कंपनी क्या करती है, जब वो अपना जॉब छोड़ता है तो उसको बल्क अमाउंट मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसका पैसा प्रोविडेंट फंड में हर महीने कंपनी काटती रहती है। तो मान लीजिए 1,000 रुपीज हर महीने कट रहा है, लोन में उसका 2,000 रुपया कट रहा है, तो इन दोनों का टोटल कहलाएगा डिडक्शन। यहां पर हम जाएंगे और हम किसको जोड़ेंगे, यहां पर जाएंगे D7 प्लस यहीं पर जाएंगे D8, ये दोनों को हम यहां पर जोड़ेंगे। तो ये कहलाता है आपका अलाउंसेस और ये कहलाता है आपका डिडक्शन। तो ये किसी भी इंप्लॉय को सैलरी के साथ साथ, यानी इस सैलरी के साथ साथ ये मिलता है, और ये जो सैलरी होती है उसमें से कट जाता है, कंपनी काटती है। तो अब मैं यहां पर फार्मूले कैसे लगाऊंगा, थोड़ा सा हम लोग देखते चलते हैं।
अभी मैंने जो भी कुछ किया, अगर अभी मैं यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, तो ये मेरी पेज स्लिप है। देखो कैसे डेटा डालना है। तो सबसे पहले मैं गया, मैंने एम्प्लॉई का नाम यहाँ पर मेंशन किया, मैं एम्प्लॉई का नाम यहाँ पर डाल रहा हूँ, मैंने डाल दिया मान लीजिए सागर। ये है मेरा एम्प्लॉई जिसका नाम है सागर। बेसिक सैलरी, इसकी 1 महीने की तनख्वाह कितनी होती है, तो मैंने बोला कि इस एम्प्लॉई की 1 महीने की तनख्वाह होती है जिसे हम बोलते हैं 50,000। फिर कंप्यूटर पूछ रहा है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, पद, कौन से पद पर है। तो डेजिग्नेशन मैंने कर दिया कि मान लीजिए यह पद है। डेजिग्नेशन में मैंने यहां पर जाके कर दिया थोड़ी देर के लिए, यह मैनेजर है, यह आ गया। ज्वाइनिंग डेट, इसने जॉब कब ज्वाइन करी, तो मान लीजिए इसने जॉब ज्वाइन करी 1 जनवरी 2024 को। देखिए ये जब मैं रियल लाइफ में काम करूंगा, जिस एम्प्लॉई की सैलरी स्लिप बनाऊंगा, अभी तो मैं आप लोगों के लिए पूरा डेटा डाल रहा हूं, पर अपन जब रियल लाइफ में काम करते हैं तो सभी लोगों का डेटा की सीट अपन बना के रखेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, सैलरी भी डालना है, ये सब पैसा डालना है, पर अभी ही मैं बताऊंगा इसके जस्ट बाद में कि ये सब ऑटोमेटिक निकलने वाला। HRA, एम्प्लॉय की सैलरी के अलावा 2,000 रुपया उसे मिलता है। मकान किराया गवर्नमेंट देती है, आने जाने के लिए ट्रेवलिंग का 1,000 देती है, लॉज में रुकेंगे तो भी 1,000 आ जाएगा, मेडिकल के लिए गए तो भी 1,000 आ गया, और लॉज में मान लो अपने खुद की गाड़ी से गए, मोटरसाइकिल से गए तो उसका भी ले लिया। मैंने क्या करा, इन सभी के टोटल को बोला जाता है अलाउंस। तो मैं यहां पे बैठूंगा, इक्वल लगाया, और क्या करने वाला हूं, इक्वल लगा के फार्मूला लगाऊंगा SUM, सम फार्मूला लगाने के बाद इसको आप नीचे तक ड्रॉ करिएगा। ये देखिए मैंने नीचे तक इस चीज को ड्रॉ किया, और जैसे ही मैंने एंटर किया आप खुद देखेंगे कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 रुपीस अगर है, तो मैंने 50,000 रुपया सैलरी डाली, पर गवर्नमेंट उसको एडिशनल कन्वीनियंस इतना देती है, तो इन सभी का टोटल कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं 6,000 रुपीस। ये है उसका अलाउंसेस। और लोन अब ये हुआ हो गया हमारा 50,000 सैलरी और 6,000 रुपया उसको मिलने वाला अलाउंस। अब आता है प्रोविडेंट फंड। उसका प्रोविडेंट फंड में 1,000 रुपीस कटता है। उसने जो लोन ले रखा है मान लीजिए 1 लाख का, तो उसको 2,000 रुपये महीने की किस्त आती है। तो ये दोनों मिलके कहलाता है डिडक्शन। और डिडक्शन का मतलब होता है जो भी आपकी सैलरी में से पैसा कटता है उसे हम लोग बोलते हैं डिडक्शन। तो मैंने मान लीजिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, कमांड लगाऊंगा सम लगाने के बाद आपने फिर इन दोनों को जोड़ा और ब्रैकेट ऑफ किया। अब आप देख रहे होंगे कि आपको 2 चीज़ें प्रॉपर मिली। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, आपको कन्वेंस मिला 6,000, आपका सैलरी में से कटेगा 2,000। तो जब हम इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, सैलरी को और अलाउंस को जोड़ेंगे, तो उसे बोला जाता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी के लिए हमने इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर अब हम याद करिए, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि अब आपको 2 डिफरेंट जगह का टोटल लगाना है। एक इस लोकेशन का, एक इस लोकेशन को जोड़ना है। इसी जगह पे सम काम नहीं आता है। जब आपको अलग अलग लोकेशन के डेटा को प्लस करना है, तो ऐसी कंडीशन पे आप का यूज करेंगे इज इक्वल टू। इक्वल लगाने के बाद आप जाइए अपनी सैलरी पे क्लिक करेंगे। सैलरी पे जाने के बाद आप प्लस बटन दबाइए, और यहाँ पर आपको किसको जोड़ना है, अलाउंस को जोड़ना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम जोड़ेंगे, अलाउंस को जोड़ा मैंने। ये देखिए मेरी सैलरी 50,000 प्लस मेरा अलाउंस जुड़ के मेरी सैलरी हो गई, जिसे हम लोग बोलते हैं 56,000 रुपीस आपकी सैलरी बन गई। अब अगर मैं इस कन्वेंस को भी 1,000 करूंगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ भी टोटल में डिफरेंट आ जाएगा।
तो ग्रॉस सैलरी किससे जुड़ी, ग्रॉस सैलरी हमने इसको और इसको जोड़ा तो ये ग्रॉस सैलरी आ गई। अगर मेरे से पूछता है सर आपको सैलरी क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरी 50,000 तो सैलरी है, पर कंपनी की तरफ से मुझे एडिशनल अलाउंसेस मिलता है, वो मैंने कर दिया। अभी हम आते हैं अब हम देखेंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब होता है कि अगर मेरी बेसिक सैलरी इतनी है, कन्वेंस इतना है, तो मेरे नेट सैलरी कैसे निकालेंगे। तो आप कमांड लगाइए, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से देखिए आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 थी, परंतु उसमें से 3,000 रुपीस आपका डिडक्ट हो गया, कम हो गया, तो ये बन गई आपकी नेट सैलरी। मतलब कोई पूछता है आपकी सैलरी कितनी है, तो मैंने बोला 50,000 थी। फिर पूछा आपको कुछ कन्वेंस मिलता है, मैंने बोला हाँ मिलता है, तो वो हो गया 5, तो हो गई 55,000। 55,000 रुपये में से ये मेरा जो खर्चा है, ये देख रहे होंगे 3,000 रुपीस मेरा कट गया। कहाँ कटा, प्रोविडेंट फंड में, जो भविष्य में आपको वापस मिलेगा, प्लस लोन में, तो 3,000 ये हो गया। तो 55 में से 3,000 माइनस हुआ तो बचा 52,000 रुपीस आपका यहां पर ये बचा हुआ है, ये देखिए आपका। अब बात करते हैं, ये हुई मेरा एक सेक्शन जिस पे मैंने काम किया। अब कोई पूछता है सर एनुअल सैलरी कैसे निकालेंगे, तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि मेरी एक महीने की सैलरी मेरी 52,000 है, तो मैं यहां पर जाऊंगा, पहले लगाऊंगा इक्वल, इक्वल लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, 1 मंथ की जो सैलरी है मैंने इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद देखिए आप ध्यान से, मैंने नेट सैलरी के ऊपर क्लिक किया, मतलब डी, और डी के बाद D14 आ गया। उस पे ये एक महीने की सैलरी है। जब मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कंप्यूटर मुझे निकाल के दे देगा कि एक साल की सैलरी कितनी होगी। अगर एक महीने की सैलरी 52,000 है तो एक साल की सैलरी होगी आपकी 62,000, 6,24,000 रुपया। ये जो मेरी सैलरी हुई, ये हुई मेरी एक साल की सैलरी। तो ये कहलाई आपकी एनुअल सैलरी। इस तरीके से हम निकालते हैं। अब बात करेंगे टैक्स रिलैक्शन। टैक्स रिलैक्शन का मतलब होता है आपको टैक्स में कितनी छूट मिलती है। देखिए अभी मैं पुराने रूल के अनुसार बात करता हूं। अभी तो गवर्नमेंट ने 7 लाख तक की रिबेट दे दी, 7 लाख तक आप टैक्स के दायरे में नहीं आओगे। थोड़ी देर के लिए मैं पुराने नियम को पालन करता हूं, जब 2,60,000 रुपये का रोल था, 2,40,000 रुपये तक की गवर्नमेंट पहले टैक्स में आपको नहीं लगता था। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, जो भी आ जाएगा मैंने यहां लिख दिया कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 2,40,000 तक किसी भी एम्प्लॉय को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अभी मैंने 2,40,000 डाला, गवर्नमेंट 5 लाख किया, गवर्नमेंट ने इसके बाद 7 लाख किया। अगर आप बोले कि सर पुराने नियम के नहीं नए नियम से पढ़ना है, तो भी मैं आपको बता दूं। चलिए, मैंने बोला मेरी सैलरी 75,000 है, तो मेरा पैकेज हो गया टोटल एक साल का 9,24,000। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 7 लाख तक टैक्स में छूट। तो अब आपका टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालेंगे। देखो मेरी सैलरी का पैकेज हुआ 9,24,000। गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको यहां पर जा रहे, ये जो 7 लाख आया, मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, यहां टैक्सेबल सैलरी में जाएंगे, हम 9 लाख में से माइनस करेंगे 7 लाख को, तो मेरी टैक्सेबल सैलरी जिसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, मान लीजिए वो बनी मेरी 2,24,000 रुपया मेरी बनी। अब मैं कौन से स्लैब में आ रहा हूं, मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 10% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो मैंने यहां टैक्स का परसेंटेज डाला। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको 5% टैक्स लगेगा तो यहां 5 लिखेंगे, 10% लगेगा तो हम यहां पर 10 लिख देंगे। जो भी टारगेट भविष्य में कम ज्यादा होता है तो आपको यहां पर लगाना है। अब क्या हो जाएगा, तो अगर 2,24,000 रुपया टैक्सेबल वैल्यू है, अगर मान लीजिए 10,000 रुपये मान लीजिए आपको टैक्स लगता है, तो आपका इनकम टैक्स कितना बनेगा, तो
तो जो भी सैलरी होगी जिस पर टैक्स लगना है उसका 10% अगर मैं एंटर करूँगा तो मेरी सैलरी बनी, मतलब जो टैक्स बना वो बना 22,000। देखिए मेरा टैक्स बना 22,400। अब मैं बात करता हूं कि भैया 22,400 अगर मेरा टैक्स बना, अगर मेरा पैकेज 75,000 रुपये महीने का था तो मेरा टैक्स कटने के बाद मेरे पास जो मेरा इनकम टैक्स बना एक साल का 22,400। अभी मैं आपको बोलता हूं कि आपके हाथ में सैलरी कितनी आएगी, तो मैं बोलूँगा मेरे पास जो सैलरी आई थी वो आई थी 9,24,000, पर उसमें से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कटने के बाद मेरे हाथ में बचेगी 9,16,000 रुपया सैलरी बचेगी जो आपको दिख रही है। तो ये 9,16,000 रुपया जो मेरा बची हुई सैलरी है, अगर इतनी होती है 9,06,000 16,000, तो अब बताइए पर मंथ कैसे निकालेंगे। तो 9,16,000 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो आपकी सैलरी आ जाएगी, वो आ जाएगी 75,133 रुपया। अब इसमें ज़्यादा जीरो आ रही, देखो ये आ गया। और अगर कोई बोलता है कि अगर आपकी सैलरी 75,133 आ रही तो एक दिन की कितनी होगी, तो इसे डिवाइडेड कर दीजिए। अगर ये पर मंथ है तो पर डे की मैं 30 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 2,504 रुपया पर डे आपकी सैलरी जनरेट होगी। ये देखिए 2,504 रुपया। और अगर आपको कोई बोले कि पर हार्स कितनी होगी, प्रति घंटा क्या पड़ी, अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे हुए तो पर आवर्स क्या पड़ेगी, तो हमने पर आवर्स पे गए। अगर इसको भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ वाई दी वे, अगर आपको लग रहा है कि इसको करके देखना है तो ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अब पर आवर्स कैसे निकालेंगे, इक्वल टू यहाँ पर गए डिवाइडेड बाय, अगर 9 आवर्स की ड्यूटी है तो देखिए 278 रुपया प्रति घंटे की ड्यूटी के टाइम के हिसाब से आपकी सैलरी जो बनी वो हमने आपको यहाँ पर बता दी। ये देखिए अभी 0 पॉइंटर कम कर दिया अपन ने, ये आ गया। इसमें भी मैंने इसका 0 पॉइंटर कम कर दिया, साइज छोटा कर दिया, ये देखिए। तो आपका इस तरीके से आपने एक चीज़ देखी कि आपके पास पूरी की पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना के बता दिया। अब अगर आप देखना चाहते हैं क्या मैंने ये जो पे स्लिप बनाई क्या सही है, तो मैं डेटा अगर यहाँ बदलूँगा, यहाँ पर मैं डेटा चेंज करता हूँ तो आपका यहाँ पर भी चेंज होने लग जाएगा। आजमा के देखिए, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कि मेरी सैलरी का जो मंथली है वो 80,000 है। देखिए अगर मेरी सैलरी 80,000 है तो आप देखिए प्रति घंटा 294 हो गई। किसी ने बोला कि आपको मकान किराया 2,000 रुपीज़ मिलेगा, तो यहाँ जाइए, ये देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा। अगर आप एक जगह चेंज हो रहे तो आपको कई जगह पे हर एक जगह आपको चेंजेस मिलने वाला है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हम किस तरीके से किस किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक पे स्लिप का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये जो टोटल है वो इन सभी का है और ये जो टोटल है वो इन दोनों का है। जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये कहलाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस होगा तो कहलाएगी नेट सैलरी, और नेट सैलरी में 12 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कहलाएगी आपकी एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी जो बनेगी उसमें 7 लाख रुपए तक सरकार टैक्स नहीं लेगी, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। और ये जो है इसका 10% टैक्स अगर गवर्नमेंट लेगी तो मेरा टैक्स बनेगा 29,600, और ये अगर हुई तो अगर मेरी फाइनल सैलरी में से टैक्स माइनस होगा तो ये आ जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया। अब आप याद रखिए, अगर ये चीज़ आपको नहीं भी आएगी, मैं इस सब चीज़ों की पूरी सीट और सीट के साथ में कहाँ पर कौन कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जो कि आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि आपने अगर ये बनाना सीख ली तो आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही ईजी तरीके से मैनेज
कर सकते हैं। अब आपको इन्हीं चीज़ों को जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप एक एक एम्प्लॉई की एक बार स्ट्रक्चर बना लो, हर एक एम्प्लॉई की सैलरी स्लिप आप आसानी से बना सकते। अभी मैंने यहाँ पर मान लीजिए अभी मैं यहाँ कुछ बदलना भी चाहता हूँ, कुछ चेंज भी करना चाहता हूँ, तो चलिए अब इस चीज़ के ऊपर और मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, पे स्लिप सिर्फ बनाना, बताना, फार्मूला लगाना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप पे स्लिप बना रहे हैं, अगर आप पे स्लिप यूज कर रहे हैं, तो आप इसको कितनी प्रकार से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसी मॉडिफिकेशन का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मैं इसकी एक और कॉपी कर रहा हूं। ये देखिए, जब भी मुझे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करना है, ये फार्मूले कॉमन रहेंगे, पर इस फार्मूले को मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं। तो जानते हैं हम ये वैसे आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। मैंने यहाँ राइट बटन दबाया, मूव टू कॉपी किया, देन क्रिएट कॉपी किया, तो ये देखिए आप यहाँ जाएंगे तो ये पहला पार्ट, इसका मैंने पार्ट 1 बताया, इसका लिख दिया मैंने पे स्लिप पार्ट 1, और इसको मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी, अगेन रीनेम किया, इसका नाम लिख दिया मैंने पे स्लिप पार्ट 2, ताकि आपको हर एक तरीके से मैं सिखा सकूं। अब कोई आया, किसी ने बोला सर एक काम करिए, अभी मैं सैलरी भी नहीं डाल रहा हूं, मैंने यहां सब कुछ डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये सब कैसे होगा। तो देखिए, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, अभी मैं यहां पर ये डालने वाला हूं कि मैं केवल डालने वाला हूं सैलरी। जैसे ही मैं सैलरी डालूंगा, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये सब चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। जिसको बोलते हैं हम लोग कि भाई मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक एक एम्प्लॉय की ऐसी सैलरी कब तक मेंटेन करूँगा। तो मैंने क्या करा, अभी देखिए इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बनाया कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं ये एक एक एम्प्लॉय की सैलरी को मैनेज करना है, पर हर बार बार मुझे ये डालना नहीं पड़े, तो मैंने बोला यहाँ पर लिखा HRA, अगर आपकी सैलरी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी का पैकेज अगर 50,000 से ज़्यादा हुआ, या किसी एम्प्लॉय का पैकेज 25,000 से ज़्यादा हुआ, अगर कम भी हो सकता है, पर मैंने अभी आप लोगों के लिए केवल 2 ही एग्जाम्पल दिए। अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में जॉब करता है और मान लीजिए हमने 2 टारगेट रखे, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा हुई तो उसको सैलरी जो मिलेगी, उसकी जितनी भी सैलरी होगी उसका 5% मकान किराया मिलेगा। कितना परसेंट? 5%। और अगर उसकी सैलरी 50,000 से कम पर 25,000 से ज़्यादा हुई तो उसको मिलेगा 3% मकान किराया। ऐसा HRA, TA, DA, VA, MA, PF, लोन सब हम यहाँ पर डाल रहे हैं, लोन। इसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया, ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको खींच देता हूँ और इसको भी मैंने खींच दिया यहाँ तक। अब मैंने बोला ये जो आएगा ये 3%, ये 2%, 2% लग रहा, जो भी अनुमानित लगा दिया, ये भी 2% कर दिया, और ये भी मैंने कर दिया, ठीक। इसको कर दिया 2% या 3%, इसको कर दिया मैंने 1%, कुछ भी मैं बदल रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं अगर यहाँ पर सैलरी डालूँ और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 के एबो होगी तो उसे उसकी सैलरी का 5% मकान किराया मिलेगा। अगर मान लीजिए उसकी सैलरी 25,000 से कम हुई तो उसको उसकी सैलरी का केवल 3% मिलने वाला है मकान किराया। अब ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंडीशन के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे कर्सर रख के ये कंडीशन लगाएंगे इफ। मैंने पहले ही बोला इफ एक ऐसा फंक्शन है, यानी कभी भी हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं इसके। इफ मैंने लिखा इफ और बोला यहाँ पर बी
B5, अगर मैंने बोला B5 पे आने वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 हुई या उससे ज़्यादा हुई तो जो भी वैल्यू B5 पे आएगी कंप्यूटर उसका 5% यहाँ पर उसको सैलरी का 5% मकान किराया मिलेगी। मतलब अभी मैंने इससे पहले जब बताया तो मैंने खुद ने डेटा इनपुट कर करके डाला, पर अब नहीं करना पड़ेगा। मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिया, अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा हुई तो 5%, अगर सैलरी 25,000 से ज़्यादा हुई तो 3%। मैंने फिर कंडीशन लगाया, इफ़ B5 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 हुई या उससे ज़्यादा हुई तो B5 का इंटू 3% कामा मैंने 2 टाइम लगाया तो ये 2 टाइम आ जाएगा। अब देखिए मैंने एक के लिए कंडीशन लगाई, अगर मैं यहाँ जैसे ही सैलरी डालूंगा, अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा हुई तो उसका 5% आ जाएगा। देखिए फार्मूला कितना पावरफुल है। मैंने क्या करा, सैलरी डाली 55,000 रुपया, देखो ऑटोमेटिकली 2,700 रुपया आ गया। अगर मैंने सैलरी डाली 25,000 रुपया तो देखिए 750 आ गया। पर मान लीजिए मैंने सैलरी डाली 15,000 तो देखिए 0 आ गया। 15,000 पे 0 क्यों आया? क्योंकि मेरी सैलरी अगर 25,000 से कम हुई तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पर 25,000 से ज़्यादा हुई तो 5%, पर 50,000 से ज़्यादा हुई तो 3। देखिए 50,000 से ज़्यादा हुई तो 5, और 50,000 से कम और 25,000 से ज़्यादा हुई तो 3। ऐसा मुझे हर चीज़ के लिए लगाना पड़ेगा। यही कंडीशन मुझे सबके लिए लगाना पड़ेगी, बजाय सबको खींच लीजिए पर सब पे जा जाके अगर मुझे चेंज करना है कि अगर मकान किराया मिलेगा आपको टोटल 3% मिलेगा और आपको ये ट्रेवलिंग का मिलेगा आपको यहाँ पर 3%, सही है। मान लीजिए अब आप यहाँ पर जाएंगे 50,000 डालेंगे तो देखिए सबका निकलते जाएगा। यहाँ पर बस फार्मूला यूज़ करते जाइए। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगाया, इक्वल टू लगाया, इफ़ कमांड लगाया और मैंने कर दिया अगर B5 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 हुई या उससे ज़्यादा हुई तो जो भी B5 की वैल्यू आएगी कंप्यूटर उसका आपको 3% मिलेगा, तो ये 3 लगा दिया। अगेन इफ़ अगर B5 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 हुई या उससे ज़्यादा हुई तो जो भी B5 की वैल्यू आएगी उसका मेरा कंप्यूटर 3% निकालेगा। कामा लगाया, 1-2 बार क्लॉज किया, ये देखिए 1500। ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा फार्मूला मुझे हर उस पे एक एक करके लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एम्प्लॉय के लिए हम अलग अलग सैलरी प्रोविडेंट फंड के लिए लगाना है। तो देखिए इफ़ कमांड लगाएंगे, हमने वही लिखा, B5 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 हुई या उससे ज़्यादा हुई तो जो भी B5 की वैल्यू आएगी हमारा कंप्यूटर उसका कितने % निकालेगा PF। देखिए 2% PF है तो 2 कर दिया। और अगर मान लीजिए इफ़ B5 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर Y दी हुए आपकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा हुई तो जो भी B5 की वैल्यू आएगी उसका 3% मिलेगा, कामा 2 टाइम क्लोज। अब देखिए मैं अगर यहाँ बदलता हूँ तो ये भी सब चेंज होगा, अगर यहाँ बदलता हूँ तो ये भी सब। अब ये बार बार आपको लगाने की, बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं हुई। बस आप यहाँ जाइए, सैलरी डालिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ निकलने वाला है। ऐसा करने से आपका काम ईजी होने वाला है। और आप चाहते हैं कि मुझे बार बार इतनी मेहनत नहीं करना पड़े, बार बार हम ऐसे कब तक करेंगे? तो आप अपने कंप्यूटर में ऐसा एक स्ट्रक्चर रेडी कर दीजिए तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम हर एक डाटा को बार बार यूज़ न करते हो एक साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक एक चीज़ हमने देखी। जब भी हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर जाकर यूज़ में ले सकते हैं। ये हमारा पूरा की पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने हमने यहाँ रेडी करके बता दिया। ऐसी कंटेंट अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी।
हमारा इस तरीके से आप कभी भी जॉब में जाएंगे, अगर आपको कोई बोलता है कि पे स्लिप कैसे बनाई जाती है, पे स्लिप के अंदर डेटा कैसे डाला जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे रेडी किया जाता है, ऐसी सभी चीज़ों के लिए हम इस तरीके से MS एक्सेल के अंदर काम करने वाले हैं। हमारा तरीका आपको बताया कि कैसे आप पेरोल बनाएंगे। और याद रखिए, जब भी आप टेली में भी जाते हैं तो इसको बोला जाता है पेरोल मैनेजमेंट। इसमें और भी चीज़ें ऐड की जा सकती है। अगर हम चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करता है, फुल टाइम जॉब करता है, जब भी ज़रूरत पड़े आप और भी चीज़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार ऐड कर सकते हैं। आपके सामने एक स्ट्रक्चर पूरा की पूरा बना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ एम्प्लॉई की डिटेल डालना है, टाइप ऑफ एम्प्लॉई दे दिया, तो आप यहाँ लिख दीजिए टाइप ऑफ एम्प्लॉई। जब भी कोई नई चीज़ ऐड करना है, आपको लग रहा है कि ये कुछ यूनिक चीज़ है, तो आप यहाँ जाइए, टाइप ऑफ एम्प्लॉई में गए। अब आप यहाँ पर ये चाहते हो कि कौन बार बार पार्ट टाइम, फुल टाइम, ओवर टाइम लिखेगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया पार्ट टाइम, लिख दिया फुल टाइम, और यहाँ पर लिख दिया ओवर टाइम, जितना भी लिखना है। तो अब मैं इनका यूज़ कैसे करूँगा, मैंने कर्सर रखा। अब बार बार मैं इन चीज़ों को लिखना नहीं चाहता हूँ, तो मैं एक नई चीज़ भी बता रहा हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाने के बाद आप डेटा में जाना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको उसी समय में बता देता हूँ, भले ही वो आपके डेटा मेन्यू में है। तो आप यहाँ पर जाइएगा, जब आप इस डेटा मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन आ जाएगा। ये ध्यान से देखिए, ये डेटा वैलिडेशन है। इस डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन आता है। और जब लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो हम ये पूरी की पूरी लिस्ट को ऐड कर देंगे जो हमने अभी लिखी थी, और ओके कर देंगे। अगली बार आप यहाँ लिखने जाओगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बार बार माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। बस आप यहाँ क्लिक करिए कि आपको पार्ट टाइम लिखना है, आपको ओवर टाइम लिखना है, आपको फुल टाइम लिखना है, सब कुछ आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पर कि पे स्लिप, जो यहाँ पर लिखना चाहते हो कि ये पे स्लिप कौन से मंथ की है, मंथ ऑफ पे स्लिप, ये पे स्लिप कौन से मंथ की है। मान लीजिए आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, तो अब आप इसी कंडीशन पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ भी मैंने आपके लिए रख दिया। यहाँ कर्सर रखिए, पहले यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें जनवरी फरवरी यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। जनवरी से लेके आप दिसंबर तक का ऐड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको सारे के सारे मंथ आ गए। कभी भी याद रखना, अगर पूरे मंथ लिखना है तो आपको पूरी माथापच्ची नहीं करना है, बस कर्सर रखिएगा। आपने लिख दिया जनवरी का जन लिख दिया, क्लिक करिए, कंट्रोल बटन दबाइए। अगर आपको पूरे 12 महीने चाहिए तो बस खींच दीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर कर्सर रखा, ये जैसे क्लिक किया तो बस विदाउट कंट्रोल के साथ आप जाइए, ये दिसंबर तक की रिपोर्ट पूरी की पूरी बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि हर महीने जब रिपोर्ट बनाऊँ और हर महीने मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं बार बार माथापच्ची नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये मंथ यहाँ पर आना शुरू हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के लिए मुझे क्या करना है, कमांड को देखिए, हमेशा कमांड कहाँ पे लगाएंगे, मुझे अगर इस जगह पे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, डेटा में जाऊँगा, फिर डेटा में आपको इस जगह पे जाना है, डेटा वैलिडेशन दिखाई देगा। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा लिस्ट ऑप्शन, और जब लिस्ट में आपको सोर्स वाला डायरेक्शन आएगा तो बस यहाँ से लेके इन पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा और ओके बटन दबा दीजिएगा। अब आपको जब भी पे स्लिप बनाना है, जिस मंथ की बनाना है, जिस भी समय चेंज करना है, तो आपको बार बार मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे कमांड को भी उपयोग आप अपनी पे स्लिप के अंदर कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें कैसे होती है, जब भी हम कोई चीज़ का उपयोग करेंगे, जब भी हम डेटा सीटी ऐसी बनाएंगे कि जिसको हम मल्टीपल यूज़ के लिए कर सकते हैं। सिंपल बनाना होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मैंने यहाँ पर मैक्सिमम चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रख दिए। ये देखिए आपके सामने सब कुछ रेडी हो चुका है। इस तरीके से मैंने आपको पे स्लिप पर डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर करके बताया। इसी प्रकार से हम आपको एवरी टाइम, हर बार, हमेशा जब भी फार्मूला सिखाएंगे, पर्टिकुलर एक सीट देंगे और उसी सीट के ऊपर हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपको रियल लाइफ में जब आपको इस तरीके के वर्क करना पड़े
तो तब हम इनको सब चीज़ें आपको यूज़ करने के लिए देते रहेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे और भी चीज़ें आएगी, ऐसी ही क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और एक दिन आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ चीज़ें सीख जाएंगे। चलिए, आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतनी ही चीज़ें जिस पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ देखी, और इन्हीं चीज़ को आप सीट बनाइएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, और इसी सीट के हम फार्मूले आपको भेज देंगे, पूरा एकदम स्ट्रक्चर भेज देंगे, ताकि आप घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, और अगर एक ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल के अंदर WPS ऑफिस, वहाँ भी बैठ के आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। करिएगा। कोई भी डाउट आए कभी भी आप मुझे पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ताकि हम लोग और भी आपको हेल्प कर सकें।